नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। 65 वर्षीय प्रेम कुमार जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से पूरी मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले प्रेम कुमार जी अपनी पत्नी कौशल्या और बेटे नमन के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे नमन की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी कौशल्या की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद नमन नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की ही एक लड़की प्रिया से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो नमन उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे प्रेम कुमार जी की अपने बेटे से बात होते हुए। इस बड़े से शहर में प्रेम कुमार जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके प्रेम कुमार जी घर को लौटे तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं नमन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में प्रेम कुमार जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊँ बाबूजी, ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर प्रेम कुमार जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 5 वर्ष बीत गए अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए प्रेम कुमार जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर नमन बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे मकान को बेचने पर लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद नमन भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। प्रेम कुमार जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, नमन ने उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। नमन ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए।
मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। प्रेम कुमार जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी ज़िंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले प्रेम कुमार जी ने अपनी पत्नी कौशल्या को कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु कौशल्या तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम तो किराए केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। कौशल्या भी तो कुछ दिन ही इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका और इस दुनिया में मुझे वह अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कौशल्या की मृत्यु के बाद नमन कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों बाद वापस भी चला गया, परंतु उनके जाने के बाद प्रेम कुमार जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसे लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। प्रेम कुमार जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर के साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक प्रेम कुमार जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है। नमन अभी तक चेक इन करके आया ही नहीं। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। प्रेम कुमार जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम प्रेम कुमार वर्मा है, मेरे बेटे का नाम नमन वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। प्रेम कुमार जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, नमन वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर प्रेम कुमार जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, परंतु मैडम, उसे फ़्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ़्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ़्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो प्रेम कुमार जी रुआसी आवाज़ में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट ही नहीं करवाया था। प्रेम कुमार जी के पैरों तले तो मानो ज़मीन ही खिसक गई। वे अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर ही न्यौछावर कर दिया था। कौशल्या मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर नमन भी हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 ला कर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर बड़े भाई गोपाल से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कह रहा था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूँगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी।
परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर प्रेम कुमार जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर प्रेम कुमार जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। दुखी दिल से वे एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन सहारा देगा। अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊँ? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ, यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वह अपने भाई गोपाल के घर पहुँच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? गोपाल भैया हैं घर में? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका भाई आया है। उसी समय गोपाल जी बाहर आए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। प्रेम कुमार जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। गोपाल जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु प्रेम कुमार जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भरकर रोए। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। गोपाल जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। प्रेम कुमार जी, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। प्रेम कुमार जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयम स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। गोपाल जी ने पूछा तो प्रेम कुमार जी ने सारी घटना उसके सामने बयां कर दी। गोपाल जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोला, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहाँ नौकरी करने के लिए जाऊं? बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो प्रेम कुमार? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी ईशा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर प्रेम कुमार जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो गोपाल की बेटी ईशा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। ईशा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी
कि नमन चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह ईशा ने अपने पिताजी और चाचा के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। प्रेम कुमार जी ने देखा कि मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर प्रेम कुमार जी के मन में व्याकुलता आई और जब ईशा बाहर आई तो उन्होंने ईशा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर ईशा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। ईशा ने प्रेम कुमार जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जब भी अपने फ़ोन से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीवन जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी ईशा ने की। ईशा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की कोचिंग भी प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रकाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। नमन ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उसे धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, उस दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का पैसों का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर नमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन तक इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बहुत बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में खबर अपने पिता की फ़ोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल हैं श्री प्रेम कुमार वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर नमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। नमन मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला गया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें प्रेम कुमार जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर प्रेम कुमार जी को बुलाने चला गया। जैसे ही प्रेम कुमार जी अपने ऑफिस में आए तो नमन उन्हें देखकर हैरान था।
उसके पिता जिनके चेहरों से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक थी और आते ही पैरों में गिरकर रोने लगा। प्रेम कुमार जी अपने बेटे नमन को पैरों में देखकर हैरान रह गए। तभी नमन बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है, अब मुझे आपका ही सहारा है। प्रेम कुमार जी अपने बेटे की बात सुनकर, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की ये लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक मैं बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ गोपाल भैया की बेटी ईशा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो, नमन ने कहा तो प्रेम कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र ही क्या है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही प्रेम कुमार जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, आपको प्रेम कुमार जी का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।